Dear students, today we are going to discuss homeostasis, a new unit, a new idea. So what is homeostasis? होम्योस्टेसिस के अंदर आपको टू वर्ड्स नज़र आते हैं। एक लफ्ज़ है होम्यो और एक लफ्ज़ है स्टेसिस। वर्ड होम्यो का मतलब है सेम या कांस्टेंट यानी एक जैसा, और स्टेसिस से मुराद है एनवायरनमेंट कंडीशन या स्टेट या माहौल। सो इसका मतलब क्या बनता है? सेम माहौल, सेम कंडीशन, सेम स्टेट यानी कांस्टेंट स्टेट। ये ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी का नाम है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक सलाहियत का नाम है। इसकी डिफिनीशन से आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज होम्योस्टेसिस। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कीप इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट सेम और कांस्टेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी, वो सलाहियत जिसके ज़रिए वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम या कांस्टेंट रखता है, इस एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है जो कोई ऑर्गेनिज्म बरकरार रखता है या कांस्टेंट रखता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो इस्तिलाहात है, ये सबसे पहले क्लाउड बर्नर्ड एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट है, इन्होंने एक्सप्लेन की है। इंटरनल एनवायरनमेंट यानी इंट्रा बॉडी मैकेनिज्म, इसमें कौन से कंपोनेंट्स, कौन से चीज़ें आते हैं, मतलब कौन से कंपोनेंट्स है जो इंटरनल एनवायरनमेंट बनाता है। तो इन कंपोनेंट्स में सबसे पहले टेम्परेचर है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वाटर एंड सॉल्यूट्स है, ब्लड प्रेशर है, गैसेस है, मुख्तलिफ अदर सब्सटेंसेस है जिसमें विटामिन्स, ग्लूकोज, फैट्स, पीएच वगैरह आते हैं। सो ये सारे कंपोनेंट्स जो मैंने आपको लिखे हैं, ये क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है। इन चीज़ों को हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं इन एक्चुअल वर्ड्स। नाउ दीज कंपोनेंट्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताए, इनकी एक स्पेसिफिक, एक ख़ास रेंज होता है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह बॉडी में अगर यूरिया या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर एक्स्ट्रा हो तो इसको बॉडी से निकालना है, क्योंकि ये बॉडी का इंटरनल कंडीशन एनवायरनमेंट को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्लड पीएच बढ़ा देता है, ब्लड को एसिडिक बनाता है। इसी तरह वाटर और सॉल्यूट का भी एक ख़ास बैलेंस होना चाहिए बॉडी के अंदर, जिसको हम वाटर साल्ट या वाटर सॉल्यूट बैलेंस कहते हैं। आपको पता होगा मेमेलियन सेल के अंदर 70% वाटर मौजूद होती है। अगर इससे वाटर की मकदार बढ़ती है तो फिर वो बॉडी से आपने एक्सक्रीट करना है। इसी तरह एडल्ट जो ह्यूमन है, इनकी जो ब्लड प्रेशर है ये 120/80 mmHg होता है। यानी अगर इससे ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। बॉडी के अंदर एक ख़ास मकदार में ऑक्सीजन का होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना ज़रूरी है। बॉडी के अंदर एक ख़ास, एक ऑप्टिमम पीएच होता है जो 7.35 टू 7.45 इन जनरल सेंस होता है। ये बॉडी का ओवरऑल पीएच का मैं कह रहा हूँ, लेकिन आर्गन्स, जो मुख्तलिफ आर्गन्स है, उनका पीएच डिफरेंट हो सकता है। उनमें जो एंजाइम होते हैं उन आर्गन्स में, उनके लिए एक ख़ास पीएच रिक्वायर होता है। मिसाल के तौर पर पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन वो स्टमक के अंदर मौजूद होता है। उसका काम है प्रोटीन के ब्रेकडाउन करके पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करना। उसके लिए 2 pH चाहिए, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, उसमें बेस्ट काम कर सकता है वो, उसका ऑप्टिमम pH वही है। इसी तरह ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो आपके पेनक्रियाज में मौजूद होता है, और इसके लिए जो pH चाहिए वो 7.8 से 8.7 के दरमियान होता है। उस पर वो बेस्ट काम कर सकता है। उसका काम क्या है? इसका काम है जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना। मेरा मतलब ये है कि जो कंपोनेंट है ना, ये एक ख़ास रेंज में, एक सेम कंडीशन में, एक कांस्टेंट कंडीशन में होना चाहिए। अगर बॉडी का टेम्परेचर फ़र्ज़ करे बढ़ गया तो ये एंजाइम के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इस पे फिर एंजाइम डीनेचर होते हैं, क्योंकि एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं, और फिर उसका शेप बिगड़ जाता है और फिर वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। और फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। एंजाइमेटिक रिएक्शन पे तो आपकी बॉडी चलती है, तो फिर बॉडी आपका किस तरह काम करेगा। सो नॉर्मल रेंज यानी जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह बॉडी में एक ख़ास मकदार में वाटर सॉल्यूट का लेवल होना चाहिए। इससे बढ़ गया या कम हो गया वो हार्मफुल होगा। सो किसी ऑर्गेनिज्म का वो एबिलिटी
जिसके ज़रिए वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है या टॉलरेबल रेंज में रखता है या बरकरार रखता है। इस एबिलिटी को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं और ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह बॉडी में जो वेस्ट पैदा होते हैं, रिस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से ये अमोनिया पैदा होता है, फिर यूरिया में कन्वर्ट होकर बॉडी से निकलता है। वाटर जो बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये बॉडी से एक्सक्रीट होना चाहिए। सो द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये टॉपिक भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और इस टॉपिक के लिए हम पूरा यूरिनरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। इसी तरह बॉडी में वाटर सल्यूट का एक खास बैलेंस होना चाहिए। सो द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड सल्यूट्स आर मेंटेन्ड इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये सारे इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है। अब ये इंटरनल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स है या इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसको कांस्टेंट रखना है फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस, फ्रॉम द चेंजेस इन आउटर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बॉडी से जो बाहर इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट होता है, इसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें क्या आता है? टेम्परेचर आता है, इसमें एयर, मुख्तलिफ गैसेस है, ये आता है। ठीक है, टेम्परेचर बाहर ज़्यादा होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है UAE और खलीज कंट्रीज़ में। इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, स्कर्दू में, ठीक है, इन इलाकों में टेम्परेचर कम होता है। इसी तरह जो गैसेस है ये हाई एल्टीट्यूड पे कम होते हैं, ऑक्सीजन लोअर एल्टीट्यूड पे ज़्यादा होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। सो ये जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, ये चेंज होते हैं, ये इनमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, ये तब्दील होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी इसको रेजिस्टेंस शो करता है, इसको अपोजिशन शो करता है और अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर एनवायरनमेंट के चेंज से बचाता है और इसको कांस्टेंट रखता है। ऑर्गेनिज्म का इस एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हम होम्योस्टेसिस प्लांट्स में भी डिस्कस करेंगे और एनिमल्स में भी डिस्कस करेंगे और ये जो 3 प्रोसेस मैंने लिखे हैं ये हम डिटेल में आगे लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।